दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। आपने दहेज के लालच में मेरी बेटी के साथ इतना अत्याचार किया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ऐसे तो हमारे बेटे कमल के लिए बहुत सी लड़कियों के रिश्ते आते, घर के बाहर लाइन लगी रहती थी, पर हमने सबसे यही कहा था कि हमें पैसा नहीं, अच्छी लड़की और अच्छा परिवार चाहिए। हमें कोई पैसों की कमी नहीं है जो हम दहेज की मांग करेंगे। ऐसे भी बेटी का बाप लड़के के परिवार को दहेज नहीं देता, बल्कि अपनी बेटी को सुख सुविधा के सामान को देता है। क्यों कैलाश बाबू, मैं क्या गलत कर रही हूँ? देवयानी जी लड़की के पिता कैलाश बाबू से कहती हैं। कैलाश बाबू हाथ जोड़कर, आप जैसा परिवार अगर मेरी बेटी को मिल जाए तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। मेरी एक ही औलादे हैं तो जो कुछ मेरा है वो बेटी का ही है। हमने उसे पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपका बेटा नौकरी करता है, अच्छा परिवार है। अगर ये रिश्ता तय हो जाए तो मैं गंगा ना लूं। देवयानी जी बोली, देखिए कैलाश बाबू, हम भी चाहते हैं कुछ ऐसा करें कि किसी लड़की के परिवार का उद्धार हो जाए तो हमें भी कुछ पुण्य मिलेगा। आप तो जानते हैं मेरा बेटा किस पद पर नौकरी करता है। हमें दहेज नहीं, बस आप मेरे बेटे की इच्छा और समाज में हमारी इज्जत बढ़े। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हम इस रिश्ते पर विचार करेंगे। कैलाश बाबू मन में आशा रखकर अपने घर वापस चले आए और इंतजार करने लगे कि कब मनोहर बाबू फोन करके कुछ खुश खबरी देंगे। इधर देवयानी जी की बेटी अनीता बोली, माँ एक ही भाई है हमारा, हमें भी कुछ अरमान थे कि भाई की शादी होगी तो मुझे भी सोने का हार मिलेगा, पर आप लोगों ने तो दहेज लेने से ही मना कर दिया। देवयानी जी बोली, अरे बेटा, अगर दहेज मांगते तो जितना मांगते उतना ही मिलता। तुम ये देखो, लड़की अकेली है, ना कोई भाई है ना बहन है, और बाप भी अभी रिटायर हुआ है तो खूब पैसे मिले होंगे। मैंने पता लगाया था शहर के 20 दो मंजिला मकान है, करोड़ों उसके दाम है। गांव में भी संपत्ति है, देखा जाए तो हमारी तो 500 उंगलियां घी में है। इतना कहकर माँ बेटी हंसने लगी। अगले दिन देवयानी जी कमल को लड़की की फोटो दिखाई। फोटो देखकर कमल मुस्कुराया और बोला, माँ नाम क्या है? देवयानी जी बोली, नाम सुनकर तुम खुश हो जाओ, इसका नाम कुशन है। कमाल की बात है ना, तुम दोनों का नाम कितना मिलता जुलता। कमल स्वभाव से अपने परिवार से बिल्कुल ही अलग था। इसका भी एक कारण है, क्योंकि उसका पालन पोषण उसके दादा दादी ने किया था। कमल बोला, आप लोगों को अगर लड़की पसंद है तो मेरी तरफ से भी हाँ है, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही। इतना कहकर कमल चला गया। अनीता बोली, माँ भैया ने तो हाँ कर दी, अब चलो हम अपनी लिस्ट बनाते हैं। मनोहर बाबू बोले, लिस्ट बनाने से पहले लड़की वालों को हाँ तो कर दो, और ध्यान रखना देवयानी, अपनी लालच इतनी भी मत बढ़ा देना कि बाद में हमें पछताना पड़े। देवयानी जी बोली, आप तो रहने ही दीजिए, बसाने के चक्कर में साधारण से परिवार में मेरी बेटी की शादी कर दी। दामाद ने दहेज तो नहीं लिया, पर मेरी बेटी के शौक भी कहाँ पूरी करता है। अब मैं अपने सारे शौक अपने बेटे की शादी मैं पूरी करूंगी। इतना कहकर देवयानी जी ने कैलाश बाबू को फोन लगाया। कैलाश बाबू ने जवाब में जब हाँ सुना तो वह खुशी से फूले नहीं समाये। 2 रोज बाद देवयानी जी फोन करके कैलाश बाबू को बोली, कैलाश बाबू, आपकी तरह हमारा मकान बहुत बड़ा नहीं है। एक कमरे में मैं रहती हूँ, एक में सास ससुर और एक छोटा सा कमरा है जिसमें बेटा रहता है, और मेहमान आ जाते तो बेचारे को बाहर हॉल में सोना पड़ता है। अब बहू आएगी तो उसे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप कहेंगे हमें आपकी बेटी का ध्यान नहीं रखा।
कैलाश बाबू बोले, नहीं जी, हमारी बेटी उनमें से नहीं है जो छोटी छोटी बातों पर शिकायत करे। देवयानी जी बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हमारे भी अरमान है कि हम बेटे बहू के लिए एक बड़ा सा कमरा बनवाए और उसमें सुख सुविधा के सारे साजो सामान दे। कमल के बाबूजी का हाथ अभी थोड़ा तंग है, तो वे कह रहे थे क्यों ना अभी इस शादी को टाल देते हैं। कैलाश बाबू बोले, नहीं नहीं बहन जी, आपने हमारा इतना ख्याल रखा है तो हम आपकी परेशानी को कैसे नजरअंदाज कर सकते। आप कमरा बनवा दीजिए और जो भी खर्च आएगा मुझे बता दीजिएगा। देवयानी जी बोली, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता, हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ है, आप ये बात जानते हैं, फिर आप परेशान हो जाएंगे। कैलाश बाबू ने एक दो बार कहा तो देवयानी जी मान गई। फिर क्या था, देवयानी जी ने ऊपर बड़ा सा कमरा रसोई के साथ पूरा सेट बनवाया, सुख सुविधा के सारे सामान मंगवाए और लाखों का बिल कैलाश बाबू को भिजवा दिया। इसे देखकर लड़की वाले हैरान थे। शादी के एक दो हफ्ते पहले देवयानी जी ने कुसुम की मां कमला जी को फोन करके कहा, आप अपनी बेटी के लिए जो भी जेवर बनवाना है उसे बनवा लीजिए और हमारे घर भिजवा दीजिएगा, ताकि शादी के दूसरे दिन सबके सामने हम उसे जेवर दे सके। और हमारे सगे संबंधियों की लिस्ट हमने भेज दी है, जिनके लिए थोड़े ढंग के कपड़े भिजवा दीजिएगा। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे थे, कुछ न कुछ उनकी मांग बढ़ती जा रही थी। कमला जी बोली, ये कैसे घर में आपने मेरी बेटी का रिश्ता कर जियो ने पहले दान दहेज से इनकार किया और अब अपने घर के एक एक चीज के लिए हमसे मांग कर रहे। क्या लालच में वो अपनी इंसानियत भी भूल गए। अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने बेटे की शादी को जरिया बना रहे। कैलाश बाबू ने किसी तरह पत्नी को शांत किया और फिर धूमधाम से अपनी बेटी को विदा किया। कुसुम और कमल अपनी जिंदगी की मिट्टी सी शुरुआत कर रहे थे। करीब एक हफ्ते बाद जब अनीता को लेने उसके पति आए तो वापस अपने ससुराल जा रही हैं तो अपनी कुछ अच्छी साड़ियाँ ननद के लिए और उसके घर वालों के लिए दे दो। कुसुम कहती भी तो क्या, उसने अपनी साड़ियाँ निकाल कर दे दी और अनीता वहाँ से चली गई। समय धीरे धीरे बीतने लगा। करीब 4 महीने बाद अनीता फिर मायके आई तो देवयानी जी बहू से बोली, ऊपर का कमरा अनीता को दे दो, इतनी गर्मी है वह कैसे नीचे सोएंगे। कुसुम बोली, मम्मी जी मुझे पूरा सामान नीचे लाना पड़ेगा। वह बोली, बहू अब तुम ही बताओ, दामाद के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। एक काम करो, अपने पापा से कहो एक ऐसी भिजवा दे, नीचे के कमरे में लगवा देते, फिर ये लोग आराम से नीचे के कमरे में सो जाएंगे। कुसुम बोली, मम्मी जी मेरे पापा शादी का कर्जा भी नहीं चुका पाए होंगे और मैं उनके सामने अगला डिमांड रख दूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। देवयानी जी ने कुसुम को बहुत खरी खोटी सुनाई और फिर कैलाश बाबू को फोन करके कुसुम की शिकायत की। आप कहते थे आपकी बेटी गए हैं, पर ये अपने सुख के आगे परिवार का भी नहीं सोचती। फिर कल्याणी जी ने पूरी बात बताई। बेचारे कैलाश बाबू शादी में लिए गए कर्जे को चुकाने के लिए गांव की जमीन बेच दी थी। रिटायरमेंट के पैसों से दामाद को 4 चक्के वाली बड़ी गाड़ी दी, जेवर बनवाए। उनका हाथ पूरा खाली हो चुका था। अब करे तो क्या करे। आखिरकार उन्होंने अपने घर में जो नई एसी लगवाई थी उसे खुलवा कर अपनी बेटी के घर भिजवा दिया। ये देखकर कुसुम को बहुत बुरा लगा, वह बहुत रोई। तो देवयानी जी बोली, हमें क्या पता था कि हम अपने बेटे का रिश्ता भिखारियों के घर कर रहे हैं। हमने क्या क्या सपने देखे थे और उन्होंने पुराना एसी भिजवा दिया। ठीक है, अब जो आया उसे लगा। समय बीता, कमल का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। नया शहर था इसलिए वह कुसुम को अपने साथ नहीं ले गया।
इधर एक रोज देवयानी जी ने काम वाली को डांट लगाई और काम वाली को निकाल दिया और कुसुम को बोली, बहू घर के काम होते ही कितने हैं, आज से तुम घर के काम करो, फालतू में पैसे बर्बाद हो रहे। पति के साथ ना रहने के कारण आए दिन कुसुम पर अत्याचार होते थे। कैलाश बाबू की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए कुसुम अपने पिता को भी अपनी तकलीफ नहीं बताती थी। घर के काम खत्म करके जब भी कुसुम आराम करती, देवयानी जी सबको खाना देकर खुद खा लेती, फिर बसा खाना ऐसे ही खुला छोड़ देती थी। जब भूखी कुसुम रसोई में जाती तो उसे बसा खुसा खाना मिलता। धीरे धीरे उसकी हालत बद से बदतर होने लगी। कमल जब भी कुसुम को अपने पास लाने की बात करता, देवयानी जी कहती, बेटा बुढ़ापे में तुम्हारे माता पिता का कौन ख्याल रखेगा, तुम ये नहीं सोचते। ये सब सुनकर कमल विचार को टाल देता था। लंबे समय बाद खुशखबरी मिली कि कुसुम माँ बनने वाली हैं। फिर भी देवयानी जी की आंखों में ममता नहीं जागी। प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर कुसुम को उसे कमरे से निकलवा कर नीचे के छोटे कमरे में शिफ्ट करवा दिया गया। देवयानी जी ऊपर के रसोई में खाना बनाती खाती राशन का सारा सामान ऊपर रखती थी और नीचे बेचारी कुसुम को परेशानी होती, पर वह कुछ न कहती। देवयानी जी ने कैलाश बाबू को फोन किया और बोली, आप कैसे माता पिता हैं जो बेटी की शादी कर दी फिर जागने तक नहीं आए। अरे हम बूढ़े लोग कितना उसका ख्याल रखेंगे, आपकी बेटी की क्या हालत है ये जानते हुए भी आपने ये नहीं हुआ कि उसके लिए 24 घंटे का नौकर भेज दे। देवयानी जी ने कैलाश बाबू और उनकी पत्नी को बहुत खरी खोटी सुनाई और अपनी नई मांग बताई। 2 दिन बाद कैलाश बाबू पत्नी के साथ कुसुम को देखने आए। उसकी हालत देखकर वह बहुत दुखी हुए और देवयानी जी से बोले, समधन जी, दहेज के लालच में आपने इंसानियत भी भूल गए। एक बेटी की माँ होते हुए भी आपने दूसरे की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया, वो भी ऐसी हालत में। जवाब दीजिए। कमला जी बोल, छोड़िए, ये क्या जवाब देगी, इन्हें तो बस दहेज के पैसों से मतलब था। कहीं हमारी गलती है जो हम इनकी मांग को पूरी करते रहे, अपना घर अपनी बेटी का घर भर लिया और हमारी बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। समझ लिए जा रहे। अब ये आपके बेटे की जिंदगी में तभी आएगी जब इसी इज्जत और सम्मान के साथ वो लेने आएंगी। इतना कहकर कमला जी ने बेटी का सामान पैक किया और अपनी बेटी को अपने साथ ले गए। देवयानी जी ने बेटे को नमक मसाला मिलाकर खबर दी। कमल ने कुसुम को फोन किया, फिर कुसुम ने पूरी बात बताई। कमल बोला, तुम इतने दिनों से सहती आ रही थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कुसुम बोली, मैं सोच रही थी छोटी मोटी बातों से घर बिखर न जाए, आप नहीं थे तो उस घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी। कमल बोला, इन सब बातों में कहीं ना कहीं तुम्हारे माता पिता की भी गलती रही कि उन्होंने मेरे माँ बाप की दहेज की मांग को पूरा किया, और मेरी भी गलती है कि मैंने उन पर आंख मूंद कर भरोसा किया, कभी जानने की कोशिश ही नहीं की वो तुम लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे। पर कोई बात नहीं, अब तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब कमल ससुराल जाता, अपने घर नहीं जाता। जब माता पिता पता चला तो उन्होंने शिकायत की, तो कमल ने कहा, अपने दहेज के लालच में मेरा सौदा किया और मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे के साथ जो व्यवहार किया, उसके बाद मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उस रोज मनोहर बाबू बोले, देवयानी, मैंने तुमसे कहा था कि दहेज का लालच इतना भी मत करो कि तुम्हें पछताना पड़े।
लो, घर और सामान तो मिल गया, पर तुमने अपना बेटा खो दिया। अब कमल उनसे दूरी बनाए रखता और अकेला उनसे कभी कभी मिलने जाता। जब कभी मनोहर बाबू को बेटे, बहू और पोते से मिलने की इच्छा होती तो वह देवयानी जी के साथ उसके पास जाते, पर देवयानी जी अपने कर्मों की वजह से सदा नजरें झुकाए रखती थी।